गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अभी हमने जो परफॉर्म किया उसमें हमने ये देखा कि जब हमने उस कार्ड को स्ट्राइक किया बहुत तेज तो जो हमारा कॉइन था वो ग्लास में गिर गया। ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या रीज़न था? तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट इसके पहले जो हमने पढ़ा था उसका एक थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। हमने टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़े थे या कॉजेज ऑफ मोशन पढ़ा था कि मोशन क्यों होता है, तो पुल या पुश के कारण हमारा कोई भी मोशन होता है। अब पुल और पुश जब हम करते हैं तो हम उस चीज़ पर कोई फोर्स लगाते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। मैं एग्जांपल लेती हूँ। मेरे पास एक बहुत हैवी आयरन बॉल है, उस पर मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया। जो हमारा ऐसा यूनिट होता है फोर्स का वो न्यूटन होता है, जो कि न्यूटन के नाम पर असाइन किया गया था। तो जब हमने इस पर 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो ये मूव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स था जो कि अर्थ सरफेस लगाता है वो उसके नेगेटिव में वो फोर्स अप्लाई कर रहा था। तो हमारा जो दोनों फोर्स थे वो क्या हो गए, आपस में बैलेंस हो गए। मतलब अगर हम इस अप्लाइड फोर्स लिखेंगे तो अप्लाइड फोर्स हम लिखेंगे 10, और जो हमने फ्रिक्शन फोर्स वो माइनस में, क्योंकि अपोजिट लग रहा है तो 10 माइनस 10 तो हो जाएगा 0। तो हमारा कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। तो बैलेंस लोड मतलब होता है जब हमारी कोई भी बॉडी मूव नहीं कर पा रही है, हम उस पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो एज कम्पेयर टू फ्रिक्शनल फोर्स या तो कम है या 0 है, बराबर है, तो हमारी वो बॉडी मूव नहीं करेगी। इट इज कॉल्ड बैलेंस लॉ, बैलेंस फोर्स। दूसरा है वही आयरन बॉल मैंने ली, अब मैंने उस पर 15 न्यूटन फोर्स लगा दिया और फ्रिक्शनल फोर्स हमारा 10 था। तो हमारा जो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स है 15, फ्रिक्शनल फोर्स से 10, तो हमारा आ गया 5 न्यूटन। तो जो हमारा 5 न्यूटन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये वाला फोर्स ज्यादा है, ये वाला फोर्स कम है। तो इस डायरेक्शन में हमारी बॉडी जो है मूव करेगी, तो हम फोर्स इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अब यहाँ डायरेक्शन की बात आ गई, इससे हम ये समझ सकते हैं कि फोर्स क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि वो किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। अब ये हो गई बात बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स की। फ्रिक्शनल फोर्स हमने बता ही दिया था, ग्रेविटेशनल फोर्स बताया था कि जब भी कोई बॉडी हम रखते हैं तो उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जी डाउनवर्ड्स, और एक अपवर्ड फोर्स लगता है जो कि इस ग्राउंड के थ्रू लगता है ना, एक्सट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो ये 4-5 फोर्स जो हैं हमारे लगते हैं किसी भी बॉडी पे। ये 2 फोर्स तो हम जो भी लगा रहे हैं वो फ्रिक्शनल फोर्स है ही, ग्रेविटेशनल है, ऊपर जो है एक्सट्रैक्ट कर रहा है वो फोर्स उस बॉडी के कारण। ठीक है, अब जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है वो हम पहले पढ़ लेते हैं। इसको हम गैलीलियो लॉ भी बोल सकते हैं और न्यूटन्स लॉ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये न्यूटन्स के नाम से ही फेमस है। अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest and a body is in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion. It means हमारे पास अगर कोई बॉडी है वो स्टडी है, मतलब रेस्ट में स्टेशनरी, जैसे ये है, ये तब तक मूव नहीं होगी जब तक कि मैं इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगा दूं। डिपेंड करता है मैंने फोर्स भी कितना लगाया है। कुछ टाइम बाद ये रुक भी गई। क्यों रुक गई? क्योंकि ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस इसके ऊपर क्या लगा रही है, एक नेगेटिव फोर्स लगा रही है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, जिसके कारण ये थोड़ी देर बाद जाके रुक गई। इसमें ये फर्स्ट लॉ में ये बोलता है कि कोई बॉडी तब तक मूव नहीं कर सकती जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा दे। वो तब तक रेस्ट में ही रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, और कोई चीज जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी जब तक कि हम उसको किसी अदर फोर्स के थ्रू ब्रेक लगा के या किसी भी तरीके से रोक के उसे रेस्ट में ना ले आए। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज आ गई, ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हमारी क्या होती है, द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, जैसा कि फर्स्ट गैलीलियो ने बोला था कि किसी भी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो रेस्ट में रहना चाहती है। तो द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन टू कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। अब एक टर्म आई इनर्शिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इनर्शिया, क्योंकि ये जो फर्स्ट लॉ है वो इसी पे काम करता है कि व्हाट इज इनर्शिया। तो उसने क्या बोला कि किसी भी बॉडी की टेंडेंसी क्या होती है कि वो रेस्ट में रहेगी अगर रेस्ट में है, और मोशन में रहेगी अगर वो मोशन में है, जब तक कि हम उस पर कोई नेगेटिव फोर्स अप्लाई ना कर दें।
ठीक है। तो वो उस बॉडी का इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करता है। अब इनर्शिया क्या होता है ना? इनर्शिया का मतलब होता है a property of a body due to which it resists a change in its state of rest or motion, कि उस चीज के कारण, है ना, वो रेजिस्ट करता है, मतलब अपोज करता है किसी भी चेंज का, स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। या तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। अगर आप उसको रोकना चाहेंगे तो वो उसका अपोज करेगा, अगर आप किसी रेस्ट को मोशन में लाना चाहेंगे तो वो उसका भी अपोज करेगा। अब इनर्शिया को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे मेरे पास दो कार है, एक टॉय कार है और एक मेरे पास रियल कार है। अगर मैंने टॉय कार पे मैंने थोड़ा सा भी फोर्स लगा दिया तो वो मूव होने लगेगी, जो भी डायरेक्शन आपने दे दी स्ट्रेट लाइन में। और मैंने अगर इस पे कोई फोर्स लगाया तो वो मेरे सिंगल फोर्स के कारण मूव नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इसका मास बहुत कम है और इसका मास बहुत ज्यादा है, वेट ज्यादा है, तो इसके कारण ये तो बहुत आसानी से मूव हो पाएगी और ये मूव नहीं हो पाएगी। इसका मतलब ये हुआ जितनी ज्यादा हमारी बॉडी बड़ी रहेगी, हैवी रहेगी, उतना ही ज्यादा फोर्स उस पर हमें अप्लाई करना पड़ेगा, और जितनी छोटी बॉडी रहेगी हमें उतना ही कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी का जो इनर्शिया है उस पर डिपेंड कर रहा है, उस बॉडी के वेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कि टॉय कार आसानी से मूव हो रही है, बट हमारी जो रियल कार है वो हम आसानी से फोर्स, नॉर्मल फोर्स के थ्रू मूव नहीं करवा पा रहे हैं। हमें उसमें बहुत ज्यादा फोर्स पुट ऑन करना पड़ेगा, या 2 या 3 लोगों को उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके वो मोशन में आ पाएगा। मतलब वो उस मोशन का अपोज कर रहा है ना। तो ये कहलाता है प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। अब हमने इससे जो अपने डायग्राम देखा उससे हमें समझ में आ गया कि स्मॉल और जो लाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें लेस इनर्शिया होता है, जो बिग और हैवियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें मोर या फिर हाई इनर्शिया होता है। तो जो हमारा बेसिकली इनर्शिया है वो किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? उस बॉडी के वेट के ऊपर। अब टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे रीजंस बनते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। एक हमारा है इनर्शिया ऑफ मोशन, या इनर्शिया ऑफ, पहला हम लिख देते हैं रेस्ट। सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन। लास्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसे बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनते हैं और उन एग्जाम्पल्स के रीजन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब क्या है कि हमारी कोई बॉडी है वो रेस्ट में है और वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, मूव नहीं होना चाहती। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि हमारा एक ट्री है, बहुत बड़ा सा ट्री है, उसमें बहुत सारी लीव्स हैं, ब्रांचेज हैं, बहुत कुछ है। मैंने उसको बहुत तेजी से, यहाँ पर छोटा ही ट्री है, बहुत बड़ा नहीं है, आप उसको शेक कर सकते हैं। मैंने उसको बहुत तेजी से शेक किया या हिला दिया। जब हम उसको हिलाएंगे तो कुछ पत्तियां जो होंगी वो क्या होंगी, नीचे गिर जाएंगी। पेड़ नहीं गिरेगा, सिर्फ पत्तियां गिरेंगी, या ब्रांचेस भी हो सकता है, कुछ सूखी ब्रांचेस हो तो वो गिर जाए। मैक्सिमम पत्तियां जो आपकी होंगी वो सब क्या हो जाएंगी, नीचे की तरफ गिर जाएंगी। या आप देखते हो कि फल जो फ्रूट्स होते हैं वो भी नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसा क्यों पॉसिबल हो रहा है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्योंकि हमने क्या किया, हमने ट्री को हिला दिया। हमने जब ट्री को बहुत तेज हिलाया तो हमारा ट्री जो क्या चाहता था, वो रेस्ट में रहना चाहता था। पर जब हमने नीचे के पार्ट को मोशन दिया तो ऊपर के पार्ट में वो चीज एप्लीकेबल नहीं हो पाई, क्योंकि जो हमारा फोर्स ट्रांसफर होने में कुछ टाइम ले लेता है। जब तक वो ऊपर पहुंचता तब तक उन पत्तियों को क्या पता था, ब्रांचेस तक वो बात नहीं पहुंच पाई कि भाई हमें हिलना है, हमें हिला दिया गया है, तो वो नीचे गिरने लगी, क्योंकि वो तो वहीं रहना चाहती थी जहां पर वो है। तो उनने अपना जगह नहीं छोड़ी, वो वहीं खड़ी थी और हमारा पेड़ थोड़ा सा हिल गया। जैसे पेड़ हल्का सा भी हिला तो वो पत्ती उसी जगह पे रह गई और वो नीचे गिर गई। या अभी मैंने जो कॉइन वाला एग्जांपल दिया था आपका, जिसमें मैंने ग्लास में एक कॉइन, एक कार्ड के ऊपर एक कॉइन रखा था, और जब मैंने उस कार्ड को मूव कराया बहुत तेज स्पीड में, है ना, एकदम से बहुत ही स्पीड में तेज मूव कराया, तो क्या हुआ, कॉइन नीचे गिर गया, कॉइन वहीं रह गया, मतलब, है ना, जहां पर वो था बीच में रखा था, कॉइन ग्लास के बीच में रखा था, वहीं ग्लास के बीच में गिर गया, जबकि हमारा कार्ड
फ्लाई कर गया या स्किड कर गया। तो उसका क्या रीजन था? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्योंकि जो हमारा कार्ड था वो तो मूव हो गया, लेकिन वो कॉइन को वो फोर्स ट्रांसफर नहीं कर पाया कि हमारा कार्ड के साथ में कॉइन भी मूव हो जाता। अगर मैं फोर्स थोड़ा कम रखती तो हो सकता है कॉइन के साथ में हमारा कार्ड भी मूव हो जाता, दोनों एक साथ मूव हो जाते। तो अगर हमने बहुत ही तेज एकदम सडनली कोई फोर्स लगाया है, उसके कारण ये चीज पॉसिबल होती है। जैसे अगर मैं कोई कंबल है, उस कंबल को मैं बहुत तेज तेज किसी बैट से कूटूंगी, है ना, तो क्या होगा, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वो सब बाहर आने लगते हैं। क्यों आने लगते हैं वो सब डस्ट पार्टिकल्स बाहर? क्योंकि जब हम उसको बहुत तेज मारते हैं तो पूरा उसमें वाइब्रेशंस होते हैं या उसको बहुत तेज फोर्स पड़ता है। जैसे ही मैंने उसमें फोर्स लगाया तो वो जो चादर है या जो कंबल है वो तो मूव हो रहा है, लेकिन जो उसके पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं हो रहे, वो वहीं रहना चाहते हैं, तो वो बाहर आ जाते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम आपको एक्सरसाइज में करवाएंगे। अब नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब है, जैसे कि हाँ, एक और एग्जांपल इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मैं बता देती हूँ। जैसे हम एक गाड़ी में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, कार में बैठ के हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि हम जा नहीं रहे, हम चलिए रेस्ट में ही हैं, मैं बैठी हुई हूँ, कार अभी स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे ही हमने कार को स्टार्ट किया, कार जैसे ही मूव होगी तो हम क्या होंगे, बैकवर्ड मूव करेंगे। क्यों करेंगे बैकवर्ड मूव? ये रीजन आप मुझे दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ मोशन। इसमें मैं बता देती हूँ, मान लीजिए हम किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं। अब जब हम बस में जा रहे हैं तो बस हमारी मोशन में है, खूब तेज जा रही है गाड़ी। जैसे ही वो एकदम से ब्रेक लगा तो क्या होगा, हम कहाँ गिरेंगे, हम एकदम आगे की तरफ गिरेंगे। या आपने देखा होगा कार में जो होता है सीट बेल्ट लगी होती है, कि जब भी हम एकदम सडन ब्रेक लगाएं, बहुत स्पीड में हो कार, हम या नॉर्मल स्पीड में भी है, हमने एकदम सडनली ब्रेक लगा दिया तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। इसलिए सीट बेल्ट यूज की जाती है कि हम आगे टकरा ना जाए। तो इसी तरह के हम आगे क्यों गिरेंगे, क्योंकि हमारी जो बॉडी थी वो नीचे वाला पार्ट तो पूरी, अभी तो हमारी पूरी बॉडी जो होगी मोशन में आ गई, क्योंकि हमारी बस चल रही थी तो हमारी बॉडी भी उस चीज को कंज्यूम कर चुकी थी कि हम कंटिन्यूअस मोशन में जा रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन में जा रहे हैं। जैसे ही एकदम सडनली ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने से क्या हुआ, वो स्टॉप हो गई। अब जो नीचे का पार्ट है वो डायरेक्टली बस से कनेक्टेड है। जब वो बस से कनेक्टेड है तो वो तो स्टॉप हो जाएगा, लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है वो फुली कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, उसमें फोर्स ट्रांसफर होने में कुछ टाइम लगता है। इसलिए हमारी जो बॉडी है वो सडनली आगे की तरफ गिरती है, इसलिए सीट बेल्ट लगाई जाती है। तो ये कहलाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब होता है कि अगर मेरी कार या कोई भी साइकिल अगर मैं किसी सर्कुलर पाथ में लेकर जा रही हूँ, या फिर मैं एकदम से डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया, मैं इस डायरेक्शन में जा रही थी, एकदम से मैंने डायरेक्शन चेंज किया, तो आपने देखा होगा जब भी ऐसे सर्कुलर पाथ या लूप में कोई बाइक्स वगैरह जाती है तो वो थोड़ी सी मुड़ जाती है ना। वो क्यों मुड़ती है? जिससे वो अपना बैलेंस बना सके। तो वो कहलाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। या हम ये बोल सकते हैं मेरी कोई कार है ना, उस कार पे मैंने लगेज रखा हुआ, तो हमने अगर लगेज को नहीं बांधा तो अगर मैं जैसे कोई मोड़ आया, मैं टर्न हुई, तो वो लगेज क्या होगा, उल्टी तरफ नेक्स्ट डायरेक्शन में गिर जाएगा, अलग डायरेक्शन में गिर जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि वो सीधी डायरेक्शन में जा रही थी हमारी कार। जब वो स्ट्रेट जा रहा था तो हमारी इसकी भी मोशन क्या था कि ये भी स्ट्रेट ही जाना चाहता था। जैसे ही मैंने एकदम डायरेक्शन सडनली चेंज किया तो ये क्या करेगा, ये इसी फॉलो करेगा जिसमें ये कंटिन्यूअसली जा रहा था। मतलब जो चीज जिस डायरेक्शन में चल रही है वो उसी डायरेक्शन में जाना चाहती है। अब ये उसी डायरेक्शन में जाना चाहता था, इसलिए ये उसी डायरेक्शन में कोशिश कर रहा था जाने की, लेकिन जैसे ही हमने टर्न किया तो इसका, ये कार का तो डायरेक्शन चेंज हो गया, लेकिन ये इसको ट्रांसफर वो डायरेक्शन नहीं कर पाया, इसलिए वो यहाँ जाके यहीं पर गिर जाएगा और हमारी कार टर्न हो जाएगी। इसलिए जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हमेशा बस में या कार में हमेशा उसको सामान को ऊपर बांध देते हैं कि वो गिरे ना। अब इसका मैं आखिरी में रीजन बता देती हूँ कि हम जब भी किसी रुकी हुई गाड़ी में चलना स्टार्ट करते हैं तो हम पीछे की तरफ धकेले जाते हैं या पीछे की तरफ हमारे पर फोर्स अप्लाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो नीचे का पार्ट है ना, जो हम बैठे हैं, तो जो नीचे का पार्ट है तो डायरेक्ट कार से टच है। ये हम बैठे थे, ये हमारी कार का नीचे का ग्राउंड है, ये तो डायरेक्ट हमारा टच है, तो ये वाला पार्ट तो हमारा बहुत जल्दी मोशन में आ जाता है। जैसे ये मोशन में आया, लेकिन ऊपर वाला पार्ट है वो उस चीज के लिए रजिस्ट करता है। जैसे कि हमने बताया कि कोई भी चीज रजिस्ट करती है किसी भी
चीज़ के अपोजिशन, मतलब रेस्ट में अगर आप मोशन में लेना चाहोगे तो अपोज करेगी, मोशन से रेस्ट में लाओगे तो भी अपोज करेगी। तो ये रेस्ट में थी, जैसे हमने चलना स्टार्ट किया तो ये पार्ट तो थोड़ा सा मोशन में आ जाता है, लेकिन अपर वाला पार्ट है इसमें ट्रांसफर होने में टाइम लगता है फोर्स को। तो जैसे ही गाड़ी हमारी आगे की तरफ चलती है तो हम उसके पीछे ही रहना चाहते हैं, तो हमारा बॉडी जो है वो पीछे ही रह जाती है और नीचे वाला पार्ट आगे की तरफ जाने लगता है, इसलिए हमें एकदम से पीछे की तरफ झटका लगता है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और आगे मैं इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे एग्जांपल्स भी दूंगी, तो प्लीज़ बी कनेक्टेड और इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं तो आप मेरे आगे कंटिन्यू जितने भी वीडियोस हैं उनको देख पाएंगे। थैंक यू।